हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर ओझा आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजीएल क्लासेस बाय ओझा सर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की क्लास में हमने पहले अवस्थिति एवं विस्तार और इसके बाद उसी क्रम में हमने हिमालय, ये दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में अब हमें पढ़ना है नदियाँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, यानी नदियों को हम बोल सकते हैं अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में नदियाँ आती हैं और जिनमें नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर विन्यास के आधार पर और एक होता है बंगाल की खाड़ी। विन्यास के आधार पर। तो अरब सागर विन्यास के आधार पर अरब सागर में वो नदियाँ गिरती हैं जो इसमें ऐसी नदियाँ आती हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी विन्यास के आधार पर इसमें ऐसी नदियाँ आती हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यानी जो अरब सागर में गिरी वो अक्सर नदियाँ सतत वाहिनी नहीं होती, वो मौसमी नदियाँ होती हैं, उनमें हमेशा जल नहीं होता। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं मैक्सिमम नदियाँ वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में ये हमेशा सतत वाहिनी होती हैं, इनमें वर्ष भर जल बना रहता है, ये हमेशा इनमें जल प्रवाह होता रहता है। जबकि अरब सागर में जो गिरती हैं नदियाँ उनमें वर्ष भर जल नहीं रहता। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम पहले बाद में देखेंगे। सर्वप्रथम हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखते हैं, जिनमें गंगा, यमुना बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती, गंगा में आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी जाके ये अरब सागर में ही गिरती है। तो इसमें हम प्रमुखता के साथ पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी जब ये हिमालय से निकलती है तो इसका नाम गंगा असल में होता नहीं है। सबसे पहले इसका नाम क्या होता है, एक ग्लेशियर है गंगोत्री, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है भागीरथी। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। और इसी गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक सतोपत ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। और सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, दो जलधारा निकलती हैं। एक का नाम होता है विष्णु गंगा और एक का नाम होता है धौली गंगा। बिल्कुल प्रारंभ से है कि गंगा बनती कैसे है, गंगा निकलती कहाँ से है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आगे जब बढ़ती है तो विष्णु गंगा में आके धौली गंगा मिल जाती है विष्णु प्रयाग के पास। ये भी पूछा जाता है, विष्णु प्रयाग के पास। विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है। और जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती है तो इसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा। और यही अलकनंदा और ये भागीरथी आके देवप्रयाग में, इस स्थल का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं और यहीं से इनका नाम पड़ता है गंगा। देवप्रयाग में ही असल में इनका नाम पड़ता है गंगा। गंगा आगे बढ़ती है,
इसमें कुछ इनकी सहायक नदियां हैं, यही देख लेंगे। कन्नौज के पास स्थल का नाम है कन्नौज, और जो सहायक नदी आके मिल रही है इसका नाम है रामगंगा। अब जो भी नदियाँ मिलेंगी वो गंगा में मिलेंगी। तो कन्नौज के पास आके एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है रामगंगा, और आगे नदी बढ़ती है। एक नदी हम लोग देखते हैं गोमती नदी, और ये गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलती है, नदी का नाम है गोमती, और ये गाजीपुर के पास गोमती नदी गाजीपुर के पास आके गंगा में मिल जाती है। नदी और आगे बढ़ती है गंगा नदी, फिर एक नदी जिसका नाम होता है घाघरा, और घाघरा में आके मिल जाती है, गंगा में मिलती है, और ये मिलती है छपरा के पास। छपरा के पास गंगा नदी और आगे बढ़ती है। एक नदी आके मिलती है कोसी। कोसी कोसी से पहले एक नदी मिलती है इसमें गंडक, नदी का नाम होता है गंडक। तो ये गंडक भाई मिलती है कहाँ? हाजीपुर, और आगे बढ़ती है नदी। गंडक के बाद इसमें मिलती है कोसी। कोसी मिलती है भागलपुर के पास, नदी और आगे बढ़ती है, और यही गंगा नदी हम यहाँ से दिखा रहे हैं, वहाँ चूँकि आ नहीं रहा, तो इसमें आके मिली है कोसी, भागलपुर। हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं, चूँकि वहाँ आगे आएगा नहीं तो इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं। कोसी, कोसी के बाद इसमें आती है एक फरक्का। ये पश्चिम बंगाल पहुँचती है, और वहाँ एक नदी आके मिलती है फरक्का के पास, महानंदा। महानंदा ये मिलती है इस फरक्का के पास। और गंगा नदी, जो अभी हम गंगा नदी देख रहे हैं, ये अब यहाँ से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी दो वितरिकाएँ निकल जाती हैं। एक का नाम ये यहीं से एक रूप में इसका नाम हुगली हो जाता है, हुगली के रूप में जाके आगे बढ़ती है, और यहीं से फरक्का से ही ये एक का नाम भागीरथी हो जाता है। भागीरथी के नाम से ही प्रारंभ में देखिए यहाँ भागीरथी के नाम से निकली थी, और अंततः ये भागीरथी। और भागीरथी में चूँकि यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसका नाम यहाँ पद्मा होता है, पहले जमुना होता है, और जब ये भागीरथी नदी जमुना में मिलती है, तो जमुना और भागीरथी जब मिलती है जिसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा में एक आगे नदी और मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। और जब इसमें मेघना मिल जाती है पद्मा में, तो इस नदी का नाम होता है मेघना। अंतिम रूप से ये मेघना और ये नदी हुगली आके अरब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये बीच में जो क्षेत्र दिख रहा है हमें, यही आपका क्या है, बीच में सुंदरवन का डेल्टा दो नदियों के निर्माण से बनता है, मेघना और हुगली, जिन्हें हम गंगा और हुगली के नाम से भी जानते हैं। इनके बीच में सुंदरवन का डेल्टा बनता है। इसके बाद यहाँ कुछ नदियाँ और आके इनकी सहायक नदियाँ हैं इस तरफ से। यहाँ एक यमुनोत्री ग्लेशियर होता है उत्तराखंड में ही, यमुनोत्री, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है यमुना। और यमुना आप जैसा कि जानते हैं ये प्रयागराज के पास अपना संगम बनाती है।
प्रयागराज में अपना संगम बनाती है। इस नदी का नाम होता है यमुना। यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, गंडक, काली नदी और कुछ छोटी हिंडन। ये सारी नदियाँ यहाँ की, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो कि प्रमुखता के साथ यहाँ नहीं पूछी जाती। तो हम गंगा नदी पढ़ रहे हैं और गंगा में अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो गंगा में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना आके मिलती है प्रयागराज के पास। और इसके बाद पटना के पास, इसमें ये जगह का नाम है पटना, और पटना के पास इसमें सोन नदी आके मिलती है। पटना के पास इसमें सोन नदी आके मिलती है। इस तरीके से गंगा नदी तंत्र है। इसमें यह भी पूछा जाता है, कुछ प्रमुख शहर पूछे जाते हैं, जैसे गंगा कितने किलोमीटर कहाँ कहाँ बहती है। तो उत्तराखंड में 450 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में यहाँ लिख दे रहे हैं उत्तराखंड में 450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर। और इसके बाद बिहार में 455 किलोमीटर। झारखंड में कई बार ये पूछा जाता है कि क्या गंगा नदी झारखंड से होके जाती है, तो हाँ, वो 40 किलोमीटर, बिल्कुल थोड़ा सा साहिबगंज और पाकुर 2 क्षेत्र पड़ता है जहाँ से गंगा नदी होके बहती है। झारखंड में 40 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ये कुल गंगा जिन जिन प्रदेशों से होके बहती है उनकी प्रदेश वाइज कितने किलोमीटर किस प्रदेश से होके ये विस्तारित होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देखा। इसके बाद हमारी दूसरी हिमालयी नदियों में है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है, हिमनद है, जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद या ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम होता है यहाँ सांगपो नदी, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। जब यहाँ ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र में होती है तब इसका नाम सांगपो नदी होता है। और जब यहाँ से आगे बढ़ती है सांगपो नदी तो ये असम के अरुणाचल प्रदेश के पास से ये भारत में प्रवेश करती हैं। और भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत के पठारी क्षेत्र में यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका नाम होता है नयांग क्यू नदी। और उसके बाद ये जब यहाँ मुड़ती है तो मोड़ से पहले, प्रवाह बनाने से पहले यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम होता है यारलुंग सांगपो नदी। और ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया से ये भारत में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो इतने वेग से, इतने प्रवाह के साथ गिरती है कि एक महाखड्ड का निर्माण करती है, एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम होता है माजुली द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा नदी से बनने वाला द्वीप है। ये अधिकांशतः प्रभावित होता है बाढ़ से। इसका नाम होता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के पास यही पासी घाट पड़ता है। स्थान का नाम है पासी घाट। और पासी घाट के पास ही नदी मिलती है एक, जिसका नाम होता है दिहांग नदी। और दिहांग नदी मिलती है। इसके बाद इसमें और आगे बढ़ने पर एक नदी का नाम होता है
सुबनश्री, और या इसी का कई जगह नाम मिलता है स्वर्णश्री, स्वर्णश्री नदी। ये भी एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है पिथुमारी। पिथुमारी अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग नाम मिल सकता है, पिथुमारी करके। ये भी एक सहायक नदी है इसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये एक नदी का नाम होता है संकोश, और संकोश के बाद इसमें मिलती है नदी का नाम होता है तीस्ता नदी। और इधर से एक का नाम होता है स्वर्णश्री, के बाद ही यही मिलती है धनश्री। ये भी सहायक नदी है इसकी। धनश्री मिलती है, और धनश्री के बाद इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है कपिली, सहायक नदी है कपिली नदी। और माजुली द्वीप के पास यहाँ एक नदी मिलती है। पहले तो इसका नाम यहाँ होता है बूढ़ी दिहांग, और बूढ़ी दिहांग में आके मिलती है लोहित, नदी का नाम होता है लोहित। और लोहित और बूढ़ी दिहांग जब मिलती है तो इसका नाम होता है दिबांग। यहाँ ये दिहांग है, लेकिन यहाँ इसका नाम क्या है, दिबांग है। तो दिबांग के नाम से माजुली द्वीप के पास एक नदी आके मिलती है। पासी घाट के पास दिहांग मिलती है, सुवर्णश्री, पिथुमारी, संकोश, तीस्ता, और इधर से कपिलीश्री और धनश्री नदी। यही आगे जब नदी बढ़ती है तो जब हमने अभी गंगा में पढ़ा था तो यहाँ आते आते इसका नाम हो जाता है जमुना, बांग्लादेश में। और यहाँ से आती है आपकी गंगा, और गंगा का ही नाम यहाँ भागीरथी होता है, और भागीरथी जमुना मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और पद्मा जब आगे मेघना में मिलती है, यहाँ से एक सहायक नदी इसकी आती है मेघना, और मेघना जब पद्मा से मिलती है तो ये मेघना के रूप में अंतिम रूप में जल गिराती है। इधर से अभी हमने इससे पूर्व पढ़ा है गंगा नदी, और गंगा नदी में ये यहाँ होती है भागीरथी, और भागीरथी ही आके मिलती है जमुना में। तो वो वही जमुना है जो वहाँ मिली थी गंगा में, उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, वही नदी है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से हमने हिमालयी नदियों में सर्वप्रथम पहले देखा गंगा नदी तंत्र, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालयी नदियों में हमारी अगली नदी है सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र ये भी हिमालय से निकलती है। हिमालय में एक झील पड़ता है जिसका नाम होता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है। इसी नदी का नाम होता है सिंधु नदी तंत्र। मानसरोवर, और मानसरोवर के बराबर में ही नीचे एक राकसताल पड़ता है, राकसताल, ये भी ग्लेशियर या झील नुमा होता है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी निकलती है यहाँ से। और इसी के ऊपर यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है ब्यास। और असल में ये जो सतलज नदी है वो आके मिल जाती है ब्यास में, और यहीं रोहतांग दर्रे से एक नदी और निकलती है जिसका नाम होता है रावी, जिसका नाम होता है रावी। रोहतांग दर्रे के ऊपर एक दर्रा
पड़ता है जिसका नाम होता है बारालाचा लादर्रा। बारालाचा लादर्रा। बारालाचा लादर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है चेनाब नदी। चेनाब नदी में ही जाके मिल जाती है रावी, और चेनाब नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी में जो ये ब्यास और सतलज एक में मिली है, ये आके मिल जाती है चेनाब नदी में। बारालाचा लादर्रे से ऊपर एक झील पड़ता है जिसका नाम होता है वेरीनाग झील। ये वेरीनाग झील आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ेगा। वेरीनाग झील, और वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है झेलम, और झेलम आके मिल जाती है चेनाब में। यानी सबसे पहले सतलज नदी जो कि रोहतांग दर्रे से निकलने वाली ब्यास नदी में आके मिलती है, ब्यास नदी में आके मिल गई। ब्यास नदी आगे चल के किस में मिल गई भाई? चेनाब में, और चेनाब में आके रोहतांग से निकलने वाली रावी नदी वो भी चेनाब में मिल गई, और वेरीनाग झील से निकलने वाली नदी झेलम वो भी आके चेनाब में मिल गई। और चेनाब सबको लेके पंचनद के पास, पंचनद बनाते हुए एक क्षेत्र पड़ता है मिठानकोट। जैसे आपने पठानकोट सुना है, उसी के पास पड़ता है मिठानकोट, और मिठानकोट के पास पंचनद बनाती है, और 5 नदियों को एक साथ लेके ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो रेखा है ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसी में आके ये 5 नदियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद ऊपर से भी कुछ नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, और ये आपकी सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही गुजरती है, बाकी अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार नहीं है। ये जो सतलज नदी है ये आपका पंजाब के क्षेत्र में, ब्यास भी पंजाब के क्षेत्र में, और ये सारी नदियाँ जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के क्षेत्र में ही मिलती हैं, यहीं से इनका विस्तार होता है। ऊपर से मिलने वाली नदियों में एक श्योक नदी है, श्योक, और श्योक में ही आके मिलती है नुब्रा। ये नुब्रा जो है ये श्योक की सहायक नदी है, और श्योक आके मिल जाती है सिंधु नदी में। और आगे बढ़ते हैं हम तो इसमें एक मिलती है काबुल नदी, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से निकलने वाली काबुल नदी। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक मिलती है कुर्रम नदी, और इसमें मिलती है तोची नदी। और आगे जब बढ़ते हैं तो अंततः इसमें एक नदी मिलती है, इसका नाम होता है गोमल। इनकी और अन्य सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, लेकिन ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनको हम दर्शा रहे हैं। गोमल नदी, और ये सब एक साथ जाके पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो ये नदियाँ थोड़ा सा पुनः देख लीजिए। राकसताल से सबसे पहले सतलज नदी निकलती है जो कि रोहतांग दर्रे से निकलने वाली ब्यास नदी में आके मिल जाती है। अभी ये ध्यान दीजिए कि आप ब्यास नदी ये देख रहे हैं। रोहतांग नदी से ही, रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी आगे जो कि बारालाचा दर्रे से निकलने वाली चेनाब नदी में जाके मिल जाती है, और वेरीनाग झील से निकलने वाली झेलम नदी आगे चेनाब में मिल जाती है। ये 5 नदियाँ एक साथ मिलकर पंचनद बनाती हैं मिठानकोट के पास, और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है, और इसी के पास श्योक और नुब्रा की मिलती है, काबुल मिलती है, कुर्रम, तोची और गोमल नदियाँ मिलती हैं। ये हमने देखा सिंधु नदी तंत्र जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में ये 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।